With us, we have Ajinkya More who had joined our call today. He is our associated trainer partner, coming along with almost close to 10 years of experience into more of SAP FICO module, and he had also worked on into a couple of critical implementation project, who will take us through the session today. So Ajinkya, over to you. Okay. So first of all, good evening all. So we can start. Yeah, you're good to start. Ajinkya. So मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फर्स्ट. हाँ. आवाज क्लियर आ रही है ना? हाँ, आ रही है, क्लियर आ रही है. ओके. आवाज क्लियर है, एंड आई थिंक वी आर ऑल्सो स्क्रीन पण दिसत आहे. वी आर गुड. ओके. सो विल स्टार्ट. यस. सो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो एसएपी फाइनेंस. सो पहला क्वेश्चन आता है कि अगर एसएपी करना है तो एसएपी मेरा स्टार्ट कहाँ से हुआ है? हाउ एसएपी स्टार्टेड? फ्रॉम वेयर एसएपी गेट स्टार्टेड? सो इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, तो पहले हम स्टोरी से स्टार्ट करते हैं कि एसएपी कैसे स्टार्ट हुआ. तो लॉन्ग बैक इन 1 अप्रैल 1972. सो देर आर 5 फ्रेंड्स. 5 दोस्त थे. वो आईबीएम कंपनी में काम करते थे. आईबीएम कंपनी आप सबको पता ही होगी. तो उस आईबीएम कंपनी में वो तब काम करते थे. तो तब उन्होंने वहां पे जो सिचुएशन फेस किए, जब वो सॉफ्टवेयर में उनके रिकॉर्ड सेव करते थे रिलेटेड टू फाइनेंस, कि जो भी उनको बैलेंस शीट बनानी पड़ती थी या फिर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने पड़ते थे रिलेटेड टू कंपनी, टू फाइंड आउट द कंपनीज इन प्रॉफिट और लॉस. सो वो सब फाइंड आउट करने के लिए उन्हें बहुत हेक्टिक जॉब करने पड़ते थे और बहुत हेक्टिक काम करना पड़ता था. सो उन्होंने सबने मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाया और उन्होंने वो अपने कंपनी को प्रेजेंट किया आईबीएम को कि हमने ये इंटरनल एक सॉफ्टवेयर बनाया है. ये यूज करके हम हमारा फाइनेंस का जितना भी डेटा है वो यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं और इससे एक अच्छी रिपोर्टिंग भी निकाल सकते हैं और हमारे ट्रांजेक्शन्स भी मेंटेन कर सकते हैं. पर तब आईबीएम की जो मैनेजमेंट थी या फिर उनके जो लीड हेड थे, उन्होंने उनको इस मॉड्यूल को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हमें ये सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, हमें ऐसा सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं लगा करके. तो ये जो 5 दोस्त थे, 5 कलीग थे आईबीएम के, इन्होंने वो आईबीएम कंपनी छोड़ी और इस प्रोडक्ट को डेवलप करना स्टार्ट किया. और तब जाके एसएपी कंपनी स्टार्ट हुई. और एसएपी का जो सबसे फर्स्ट मॉड्यूल था वो भी हमारा फाइनेंस मॉड्यूल ही था. एसएपी का जो इनोवेशन था, एसएपी की जो स्टार्टिंग थी, वो भी हमारे फाइनेंस मॉड्यूल से ही स्टार्ट हुई. और उसके बाद एसएपी ग्रो होते गया, उसमें बाकी के मॉड्यूल ऐड होते गए, जैसे कि मटेरियल मैनेजमेंट हो गया, प्रोडक्शन हो गया. एंड राइट नाउ देर आर मोर देन 200 प्लस मॉड्यूल्स इन एसएपी. सो दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ एसएपी. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू व्हाट इज एसएपी. अगर हम देखने जाए कि एसएपी क्या है, तो अगर एसएपी का फुल फॉर्म देखना चाहे तो उसमें आपको दिखेगा कि सिस्टमैटिक एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग. इसका मतलब क्या होता है कि एसएपी एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डेटा स्टोर करेंगे. कौन सा डेटा? जैसे कि हम देख सकते हैं कि एज अ हम फाइनेंस बैकग्राउंड से, सॉरी, हम फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं, तो हम बुक्स रिकॉर्ड करते हैं. हमारे बुक्स में हमने देखा कि हम बैलेंस शीट बनाते हैं, हमारा पी&एल बनाते हैं, हमारे जनरल लेजर बनाते हैं. अलग अलग लेजर होते हैं हमारे, एक्सपेंसेस के, कैश के, बैंक्स के. ये जो सब लेजर होते हैं, ये अगर छोटा बिजनेस होगा, एक एंटरप्राइज स्ट्रक्चर होगा जिसका टर्नओवर 1 CR से कम होगा, तो वो एक बुक में मेंटेन कर सकते हैं. जिनका 10-20 करोड़ है, वो टैली या दूसरा छोटा मोटा ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं. पर जब आपकी कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो करती है, जिनका टर्नओवर 300 करोड़, 400 करोड़, थाउजेंड्स करोड़, लाख में चला जाता है, कि 1 लाख करोड़ इनका टर्नओवर है, उस टाइम पे वो उनका ट्रांजेक्शन कैसा मेंटेन करेंगे कि प्रोडक्शन के लिए मुझे कितनी कॉस्ट लग रही है, मैंने मटेरियल कितने का परचेस किया, मेरा वेस्टेज कितना हुआ, प्रोडक्शन कितना हुआ, सेल में कितने में कर रहा हूँ, मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी लगी, मेरी ओवरहेड कॉस्ट कितनी है, मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है. ये सब जब उनको निकालना पड़ता है तो वो कैसे निकाल पाएंगे? तो इस टाइम पे जो रोल में आता है वो आता है एसएपी. पर सेकंड क्वेश्चन ऐसा भी आता है, एसएपी ही क्यों? बाकी के तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर होंगे मार्केट में, जैसे ओरेकल है, उसके बाद में आपके पास माइक्रोसॉफ्ट के भी अलग अलग सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट भी इस मार्केट में आ रहा है.
फिर एसएपी ही क्यों, बाकी के सॉफ्टवेयर क्यों नहीं? एससीपी ही इसलिए क्योंकि एससीपी अपने इनोवेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। अगर एससीपी को रेवेन्यू हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है अगर 1 लाख रुपीज का, तो एससीपी ट्राई करता है कि 80,000 वो फिर से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करता है और अपने सॉफ्टवेयर को और पावरफुल बनाने की कोशिश करता है। अगर आप दूसरे कोई भी सॉफ्टवेयर देखोगे, उसमें अगर यूजर कोई एंट्री पोस्ट करता है, अगर आपने टैली कभी यूज किया है तो आपको पता है आप वहां पे बहुत इजीली कोई भी एंट्री पोस्ट कर सकते हो, या फिर रिवर्स कर सकते हो, या फिर उसके साथ मैनिपुलेट कर सकते हो डेटा के साथ बहुत इजीली। बट एससीपी आपको ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता। एससीपी में अगर किसी ने यूजर ने कोई गलती कर दी, तो जब तक आप उसको सिस्टमैटिकली विथ अकाउंटिंग रूल्स करेक्ट नहीं करते हो, तब तक आपको वो बैलेंस शीट सही नहीं दिखाएगा। तब तक वो आपको बैलेंस शीट में डिफरेंस दिखाएगा, ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस दिखाएगा, वो तब तक आपको करेक्शन नहीं करने देगा। एसएपी ओवरऑल कंट्रोल देता है पूरे सिस्टम में कि आप कहीं पर भी गलती ना कर पाओ। इसलिए अगर आप देखने जाओगे कि जो भी टॉप 500 कंपनीज है, फॉर्चून 500 कंपनीज में, वहां पे आपको 95% तक एसएपी यूज करते दिखेंगे। और जो भी कंपनी लिस्टेड होती है, जितने कंपनियों के मैंने साथ काम किया है, मोस्ट ऑफ द रीजन उनका एसएपी इंप्लीमेंट करने का ये होता है कि एसएपी में कंट्रोल रहता है, आप डेटा मैनिपुलेट नहीं कर पाते हो। और उनको एसएपी इसलिए इंप्लीमेंट करना पड़ता है क्योंकि आपको अगर अपनी कंपनी पब्लिक लिस्टेड करनी है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर लगता है। लिस्टेड कंपनी होने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर लगता है, और वो सॉफ्टवेयर आपको सिर्फ एसएपी ही प्रोवाइड कर सकता है। तो इसलिए एसएपी यूज किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट हम बढ़ते हैं कि व्हाट इज एसएपी फाइनेंस। कि फाइनेंस, एसएपी में फाइनेंस क्या क्या प्रोवाइड करता है हमें, अगर वो हम देखने जाए कि एसएपी फाइनेंस में हमारे पास क्या क्या आता है। जैसे कि अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस हो, या फिर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, तो आपको पता होगा कि हमारे पास वेंडर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, हम असेट मैनेज करते हैं, हमारे पास बैंक के बैलेंसेस होते हैं, या फिर हमारे पास जो हम नॉर्मल एंट्री ट्रांजेक्शन करते हैं जिसको हम जनरल लेजर अकाउंटिंग बोलते हैं, वो भी हमारे पास होते हैं। तो सेम कंसेप्ट हमारे एससीपी फाइनेंस में भी होता है। हमारे पास अकाउंट पेबल होता है, अकाउंट रिसीवेबल होता है, जनरल लेजर अकाउंटिंग होती है, असेट अकाउंटिंग होती है, बैंक अकाउंटिंग होती है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर होता है। ये जो एसएपी फाइनेंस है, ये मेरा मेन मॉड्यूल है एसएपी फाइनेंस। उसके अंदर मेरे सब मॉड्यूल आते हैं। वो सब मॉड्यूल मेरे होते हैं फाइनेंस में। एक होता है अकाउंट पेबल, दूसरा होता है अकाउंट रिसीवेबल, थर्ड वन इज माई जनरल लेजर अकाउंटिंग, फोर्थ वन इज माई असेट अकाउंटिंग, एंड फिफ्थ वन इज माई बैंक अकाउंटिंग। अगर इसमें हम अकाउंट पेबल में देखने जाए, तो अकाउंट पेबल में क्या आता है, मोस्ट प्रोबेबली अगर देखने जाए तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें P2P साइकिल आता है, कि हम परचेस कैसा करते हैं। हमने परचेस किया कोई चीज, उसके बाद में हमने उसका गुड्स रिसीव किए, जब हमारे पास गुड्स आए तो हमने वो गुड्स रिसीव किए और उसका हमने बिल बुक किया, और उस बिल बुक करने के बाद उसका हमने पेमेंट किया। ये हो गई हमारी अकाउंट पेबल साइकिल। पर एसएपी फाइनेंस में हमको इस अकाउंट पेबल साइकिल में और क्या क्या देखने मिलता है, कि हमें इसमें सिर्फ वन सिंगल P2P साइकिल नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पर हमें देखना पड़ता है कि हमारा अकाउंटिंग इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पर होता है। कि मेरा गुड्स रिसीव करते वक्त अकाउंटिंग इम्पैक्ट होता है, या फिर इनवॉइस बुकिंग करते वक्त होता है, उनकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या पोस्ट होती है सिस्टम में, वो अगर पोस्ट होती है, तो वो अकाउंटिंग एंट्री, अगर कोई एंड यूजर अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट कर रहा है, तो उस पोस्ट करने के लिए एज अ कंसल्टेंट हमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन बैकग्राउंड में करने पड़ते हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद वो यूजर अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट कर पाए। ये सब कॉन्फ़िगरेशन हम अकाउंट पेबल्स में देख सकते हैं। इसमें अलग अलग सिनारियो हम कैसे मैप कर सकते हैं। अगर कोई यूजर है, तो P2P साइकिल सिंगल नहीं होती है, उसको कौन कौन सी P2P करनी है, वो प्रोक्यूरमेंट करना है, उस पर डिपेंड करता है। उसको अगर फॉरेन में से कोई स्टॉक इंपोर्ट करना है, उसको फॉरेन में से कोई स्टॉक परचेस करना है, तो उस केस में अकाउंटिंग एंट्री क्या गिरनी चाहिए, वो हम यूजर को कैसे सेट करके देंगे। अगर यूजर कोई टी कोड्स यूज कर रहा है, उससे उसकी अकाउंटिंग एंट्री ऑटोमेटिक आती है, वो सिर्फ डेटा सिलेक्ट करेगा और अकाउंटिंग एंट्री बैकग्राउंड में हिट होगी। तो वो बैकग्राउंड में जीएल असाइनमेंट कैसे करने हैं, तो इंपोर्ट के केस में हम सिनारियो कैसा मैप करेंगे। उसके बाद में आपको आउटसोर्सिंग या सब कॉन्ट्रैक्टिंग पता होगा, कि हम हमारे पास कुछ गुड्स आते हैं, वो गुड्स हम दूसरे को देते हैं, वो उसमें कुछ तो भी वर्क करेगा और सेमी फिनिश प्रोडक्ट हमें देगा फिर से, और फिर हम वो सेल करेंगे। तो उस केस में हम सिस्टम में ये प्रोसेस कैसे मैप करेंगे हमारे यूजर्स के लिए, हम कैसे उस केस में अकाउंटिंग एंट्री यूजर को मैप करके देंगे, उनकी बैलेंस शीट मैच करके देंगे उस सिनारियोज में। उसके बाद हमारे पास
एक जगह से दूसरी जगह हमने स्टॉक ट्रांसफर किया है, हमारा माल एक जगह पे था एक प्लांट में, हमने दूसरी जगह पे वो ट्रांसफर किया, तो उस केस में हम सिनेरियो कैसे मैप करेंगे? ये आपका अकाउंट पेबल्स में आता है कि जितने भी यूजर एंट्रीज पोस्ट करते हैं जहाँ पे आपके अकाउंटिंग एंट्रीज हिट होंगे, वो हम सिस्टम में बैकग्राउंड में कैसे मैप करेंगे, उसके लिए क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन लगता है, वो कैसे प्रोसेस कर पाएंगे, ये हमें अकाउंट पेबल में देखने को मिलता है। सेम केस इन अकाउंट रिसीवेबल भी, कि हमारे सेल्स के अलग अलग सिनारियो हो सकता है कि हम कुछ ऑनलाइन सेल करते हैं, कुछ ऑफलाइन सेल करते हैं, कुछ हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू सेल करते हैं, या फिर हमारा कुछ जो सेल है वो सेल हम डीलरशिप के थ्रू करते हैं। तो ये अलग अलग सेल के सिनारियो हम सिस्टम में कैसे मैप करेंगे, इनके अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे मैप करेंगे? बेसिक तो होगा कि यूजर एक टी कोड यूज करते हैं, बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज गिरती है। उसके अलावा रियल टाइम सिनारियोज क्या क्या आते हैं, कि अगर अकाउंट पेबल है तो बिजनेस में रियल टाइम सिनारियो क्या क्या आते हैं, वो हम इस एसएपी फाइनेंस के सिलेबस में देखेंगे कि रियल टाइम यूजर क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है, रियल टाइम के टिकट कैसे होते हैं, कि रियल टाइम जो कोई यूजर एज अ कंसल्टेंट को कोई इशू रेज करता है, तो इशू कौन से लेवल के होते हैं, वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ये हम अकाउंट पेबल में देखेंगे, अकाउंट रिसीवेबल में देखेंगे। ये हमारे अलग अलग सब मॉड्यूल हैं, और इसमें सबसे जो मेन है वो असेट अकाउंटिंग एक आपका मॉड्यूल है। असेट असेट अकाउंटिंग कैसे आपका मेन मॉड्यूल है? अगर आप असेट अकाउंटिंग में देखने जाओ तो असेट अकाउंटिंग एक पूरा स्टैंडर्ड मॉड्यूल है। इसमें आप आपकी असेट परचेस करने से लेके सेल करने तक पूरा डेटा रिकॉर्ड कर सकते हो, और वो भी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस और एनी सिस्टम डिस्क्रिपेंसीज, कि आपको सिस्टम पूरा ट्रैक करके देगा कि आपकी असेट कैसी परचेस होगी। तो वो भी सिनेरियो हम सिस्टम में कैसे मैप कर सकते हैं, असेट परचेस हो, असेट सेल्स हो, या फिर जैसे हम बुक्स में करते थे असेट डेप्रिसिएशन हो, फिर वो एसएलएम मेथड हमें सिस्टम में कैसे मैप करनी है, या फिर हमें डब्ल्यूडीवी मेथड सिस्टम में मैप करनी है, तो हम कैसे सिस्टम में मैप कर सकते हैं एसएपी के, या फिर हमें असेट सेल करनी है या स्क्रैप करनी है, ये सब सिनारियो हम सिस्टम में कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, ये हम असेट अकाउंटिंग में सीख सकते हैं। अगर आप देखने जाए कि अकाउंट पेबल हो मेरा, या अकाउंट रिसीवेबल हो, जनरल लेजर अकाउंटिंग हो, असेट अकाउंटिंग हो, या बैंक अकाउंटिंग हो, ये हमने हमारे 11th से लेके हमारे ग्रेजुएशन तक हमने सबने सीखा है कि क्रेडिट अकाउंट पेबल मतलब मेरा क्रेडिटर हो गया, अकाउंट रिसीवेबल मतलब मेरा डेटर्स हो गया, जनरल लेजर अकाउंटिंग मतलब मेरी नॉर्मल जो जनरल लेजर अकाउंटिंग की एंट्री गिरती है वो हो गया, असेट अकाउंटिंग मतलब मेरी फिक्स असेट, करंट असेट, उनका डेप्रिसिएशन, जो हम हमारे बुक्स में करते थे एडजस्टमेंट एंट्रीज बीकॉम के टाइम पे, या हमारे 11th 12th कॉमर्स के टाइम पे, वही एंट्रीज। बैंक का भी वैसा ही, जैसा हमारा बैंक में जो हम करते थे बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वही सेम एंट्रीज होंगी। पर वही सेम एंट्रीज इसके जो हमारी क्रेडिटर्स की एंट्री होंगी, या फिर हमारे अकाउंट रिसीवेबल के केस में हमारी जो बैड डेब्ट्स की एंट्री होती है, वो हमारे बैड डेब्ट्स की एंट्री होगी, वो हम सिस्टम में कैसे मैप करने वाले हैं, वो हम कहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे कि ये हमारी एंट्री गिरनी चाहिए, वो हमें सीखना है। क्योंकि अकाउंट पेबल एज ए क्रेडिटर्स आपको पता है, अकाउंट रिसीवेबल आपको पता है, जनरल लेजर अकाउंटिंग भी पता है, असेट अकाउंटिंग, बैंक अकाउंटिंग आपको बुक्स में पता है कि हम हमारे बुक्स में कैसे करते थे, हमारे स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे हम कैसे बुक्स में वो मेंटेन करते थे। वही सब सेम चीजें हमें हमारे सिस्टम में देखनी है कि हम सिस्टम में कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। बुक्स में तो हम सीधा रिटर्न डाउन करते थे कि ऐसे ऐसे एंट्री गिरेगी, पर एसएपी सिस्टम में डायरेक्टली नहीं गिरेगी, आपको वो जीएल क्रिएशन करने पड़ेंगे, उनके अलग अलग जगह पे अप्रोप्रिएट असाइनमेंट करने पड़ेंगे, तब जाके आप उसके रिस्पेक्टिव टी कोड्स यूज करोगे, तब जाके वो आपकी अकाउंटिंग एंट्री हिट होगी। तो ये सारी चीजें हम इस सिलेबस में देखेंगे। दूसरी चीज हम देखेंगे यहाँ पे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है, कि एसएपी में हमें अगर कोई कंपनी या कोई बिजनेस सेट करना है, जो अभी बुक्स में चल रहा है उसको पूरा बिजनेस हमें एसएपी में लेके आना है, तो हम वो बिजनेस कैसे मैप करेंगे, एंड टू एंड उसको स्टार्ट कैसे होगा, एंड कैसे होगा, उसके बीच में हमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ेंगे। सपोज मुझे कोई रिलायंस इंडस्ट्री का बिजनेस है, उनका रिलायंस इंडस्ट्री का बिजनेस है जियो वाला, तो वो जियो का अगर मुझे बिजनेस है, वो मुझे पूरा सिस्टम में सेट करना है, तो वो मुझे बिजनेस पूरा सिस्टम में सेट करने के लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट लगेंगे, वो मैं सिस्टम में कैसे कॉन्फ़िगर करूंगा, फिर वो कॉन्फ़िगर पूरा करने के बाद मेरी अकाउंटिंग एंट्रीज प्रॉपर गिर रही है क्या, इसके लिए मैं साइकिल्स रन करके देखूंगा यूजर्स वाली। ये सारी चीजें हम हमारे एसएपी फाइनेंस के सिलेबस में देखेंगे। ओके, इससे मैं किसी को कुछ डाउट? Vijay, Pallavi, Sharad, Pama, Barsha, any questions? No, sir.
Okay, so we'll move for the next step. Sure. ये तो है आपका सिलेबस कि एसएपी फाइनेंस में क्या क्या आता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि एसएपी फाइनेंस में हमारे इतने सब मॉड्यूल आते हैं और इस सब मॉड्यूल्स में हमारे अलग अलग प्रोसेस आएंगे जो हम पहले सिस्टम में कॉन्फ़िगर करेंगे वो प्रोसेस और फिर उनके साइकिल्स रन करेंगे अलग अलग सिनारियोज के। ये होगा आपका एसएपी फाइनेंस का सिलेबस। पर एक बार आप एसएपी में आ गए, आपने एसएपी फाइनेंस सीख लिया, उसके बाद में आपका करियर रोड मैप कैसे होगा। अगर हम वो देखने जाए कि हमारा रोड मैप कैसे होगा एसएपी फाइनेंस सीखने के बाद, तो एसएपी फाइनेंस अगर मैंने सीख लिया तो मेरी स्टार्टिंग जो होगी वो एज एसएपी ट्रेनी होगी, एज एसोसिएट कंसल्टेंट या फिर ट्रेनी। बेसिकली सबकी स्टार्टिंग एज ए ट्रेनी होती है फर्स्ट 6 मंथ के लिए, उसके बाद वो एसोसिएट कंसल्टेंट के रोल पे जाता है। और मोस्ट प्रोबेबली सैलरी यहाँ पे 3 LPA से स्टार्ट होती है, पर अगर एक्सपीरियंस पर्सन है तो उनको 3.5 से लेकर 4.5 से स्टार्टिंग मिल जाती है एसएपी एज अ ट्रेनी या फिर एसोसिएट कंसल्टेंट की। ये हो गई आपकी फर्स्ट स्टेप। जब आप एज एसोसिएट कंसल्टेंट 2 इयर्स वर्क करोगे, 2 to 2.5 इयर्स जब आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे हो जाएगा 2 इयर्स का, उसके बाद में आप 2 इयर्स एक्सपीरियंस के बाद में इस रोल में शिफ्ट होंगे एज एसएपी कंसल्टेंट और एज सपोर्ट कंसल्टेंट के रोल में। और उस टाइम की जो आपकी सैलरी है 2+ इयर्स एक्सपीरियंस के बाद की सैलरी, वो आपकी जाएगी 7 LPA से लेके 15 LPA तक का आपको पैकेज मिलेगा जब आपका एक्सपीरियंस 2 इयर्स के अबाउ जाएगा और आपका डेजिग्नेशन, जॉब डेजिग्नेशन जो होगा वो एसएपी कंसल्टेंट या सपोर्ट कंसल्टेंट का होगा। जब आप इस रोल पर काम करते हो मोर देन 3 इयर्स और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस +5 इयर्स हो जाता है, +5 इयर्स, तब आप अपने अगले रोल में मूव करते हो। वो आपका रोल करता है एसएपी सीनियर कंसल्टेंट वाला, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड पॉइंट पे, एसएपी सीनियर कंसल्टेंट और लीड कंसल्टेंट। अगर इस जॉब का अगर डिस्क्रिप्शन देखना जाए तो हम ये डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। एसएपी ट्रेनी और एसोसिएट कंसल्टेंट के रोल में हम क्या करते हैं कि हम हमारे जो सीनियर कंसल्टेंट होता है या फिर इस कंसल्टेंट को हम सपोर्ट करते हैं उसके काम में। हम डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं या फिर वो हमें बताता है कि आपको टीडीएस का कॉन्फ़िगरेशन करना है या फिर जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन करना है। वो सारा कॉन्फ़िग क्या करते हैं हम सिस्टम में उस हिसाब से करने लगते हैं कि हमें टीडीएस, हमारा सीनियर कंसल्टेंट हमें बोला कि आप टीडीएस का कॉन्फ़िग कर दो, तो उस हिसाब से हम कॉन्फ़िग कर देंगे। उसने कहा कि हमें डॉक्यूमेंटेशन बना दो, हम वैसे डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे। ये जो काम होता है कॉन्फ़िगरेशन करने का, टेस्टिंग करने का, ये जो सब प्रोसेस होती है वो आपकी आती है एसएपी ट्रेनी और एसोसिएट कंसल्टेंट में। जब आप एसएपी कंसल्टेंट बन जाते हो तो आपका रोल क्या होता है। एज एसएपी कंसल्टेंट आप क्या करते हो कि सोल्यूशन प्रोवाइड करते हो कि अगर यूजर्स को कोई इशू आ रहे हैं तो हम वो कोई प्रोसेस होगी और उसको और सिस्टमेटिकली कैसे इन्हांस कर सकते हैं, उस सिस्टम को हम कैसे अच्छे से वर्कफ्लो लगा सकते हैं, हम विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन वो प्रोसेस कैसे मैप कर सकते हैं, वो कैसे प्रोसेस स्मूथली चलेगी। या फिर उनकी कुछ पेन पॉइंट्स होंगे जो वहाँ पे उनको कुछ डेटा या रिपोर्टिंग प्रॉपरली नहीं मिल रही होगी, वो रिपोर्टिंग हम उनको सिस्टम में से कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, इसका सजेशन या कंसल्टेशन जो देगा वो देता है एसएपी कंसल्टेंट। और एससीपी कंसल्टेंट के बाद में जो आपका रोल आता है वो आता है आपका एससीपी सीनियर कंसल्टेंट और लीड कंसल्टेंट का रोल, जो हमारा थर्ड पॉइंट है। इस पॉइंट तक आपको इतना एक्सपीरियंस आ जाता है कि आप 5 to 10 पीपल के एक फाइनेंस की टीम पूरी हैंडल कर सकते हो 5 इयर्स एक्सपीरियंस के बाद। और वो टीम आप पूरी तरह से हैंडल कर सकते हो, उनको गाइड कर सकते हो कि उनके डेली इशू कितने लाइनअप में है। आपके पास कोई नई प्रोजेक्ट आएंगे, उस प्रोजेक्ट में आप फाइनेंस साइड से पूरा लीड करोगे, आपके अंडर मल्टीपल प्रोजेक्ट चलेंगे, वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आप एक साथ हैंडल करोगे और अपने अंदर जो 10 या 15 लोगों की टीम होगी उनको गाइड करोगे इस प्रोजेक्ट पे आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है। और उस वक्त आपका 5+ जब एक्सपीरियंस चला जाएगा तो आपकी सैलरी रेंज भी 15 LPA से 25 LPA के बीच में चली जाती है। और उसके बाद की जो आपकी स्टेप आती है, एक बार आपका एक्सपीरियंस 8 या 9 इयर्स के आसपास आ गया तो आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर एसएपी आर्किटेक्ट का भी काम कर सकते हो। एसएपी आर्किटेक्ट मतलब सोल्यूशन आर्किटेक्ट, मतलब अगर उसको फाइनेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछोगे तो उसको उसका आंसर पता होगा। एक बार आपका एक्सपीरियंस 10+ चला जाएगा तो आपके पास इतना एक्सपीरियंस होता है कि अगर आपको किसी ने फाइनेंस रिलेटेड, एसएपी के फाइनेंस रिलेटेड कोई भी सोल्यूशन पूछा कि ये प्रोसेस हम सिस्टम में कैसे मैप कर सकते हैं, या फिर हमें इस टाइप की कुछ टीडीएस के रिलेटेड या जीएसटी रिलेटेड कुछ रिपोर्टिंग चाहिए, वो हम सिस्टम में से कैसे निकाल सकते हैं, या फिर हमारा टीडीएस इस पे कट हो रहा है, इस पे नहीं हो रहा है, या फिर हमारे असेट मैपिंग में डिप्रिसिएशन में कुछ इश्यूज है, हमें अलग टाइप का शिफ्ट वाइज डिप्रिसिएशन चाहिए,
कुछ भी सवाल हो किसी भी कंपनी के सीएफओ के और उनके, वो सब सवाल एक एसएपी आर्किटेक्ट सॉल्व कर सकता है। कि उसको अगर सोल्यूशन आर्किटेक्ट मतलब उसको हर एक चीज का सोल्यूशन पता होता है फाइनेंस रिलेटेड, अगर वो फाइनेंस का सोल्यूशन आर्किटेक्ट है तो। हम प्रोजेक्ट मैनेजर एज यूजर आपको पता ही है कि वो एक साथ प्रोजेक्ट मैनेज कर सकता है पूरा ओवरऑल, एमएमएसडी, पीपी, फाइनेंस, ऐसे सब कंसल्टेंट उसके अंडर होंगे और वो पूरी टीम हैंडल करेगा एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। एंड हिट सैलरी रेंज विल बी 25 LPA to 40 LPA। इस जॉब रिलेटेड में किसी को कुछ, करियर रिलेटेड इसमें किसी का कुछ क्वेश्चंस? तो अजिंक्य, क्विक क्वेश्चन और थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन स्टूडेंट्स के लिए। ये हम्म जो सैलरी रेंज स्ट्रक्चर हम लोगों ने बताया है, राइट, हम्म इज इट डिफर्स फ्रॉम इंडस्ट्री टाइप, मैन्युफैक्चरिंग, आईटीज एंड ऑल? कैसे रहेगा वो उसमें? मैन्युफैक्चरिंग एंड आईटी, या it's more basically regarding the IT। आईटी, ओके, यस, परफेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग पे भी डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे है। अगर राइट। पूना में मैन्युफैक्चरिंग है तो वो हम्म, मे बी वो कम आपको देंगे। पर जैसा अभी मैंने दूसरी जगह पे काम किया, जैसे आसाम और छत्तीसगढ़ साइड में, राइट, तो वो आपको ज्यादा देने के लिए भी तैयार है क्योंकि उनके पास कंसल्टेंट अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, और वहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता है। करेक्ट, तो वो आपको आईटी नॉर्म से ज्यादा भी देने के लिए तैयार है मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे 6 days वीक होता है और बात आउटसाइडेड भी आता है, लोग वहाँ पे जाना पसंद नहीं करते हैं। तो वो आपको परफेक्ट, इस जो सैलरी पैकेज है इससे ज्यादा भी दे सकते हैं। ये तो नॉर्मल है कि ऑन एन एवरेज आपको इतना तो मिल ही जाएगा, पर आपका पोटेंशियल ज्यादा है, जैसे कि मैं आगे बताऊंगा, तो उस हिसाब से आपका पैकेज इससे ज्यादा भी हो सकता है। राइट। तो इन शॉर्ट, ये जो सैलरी स्ट्रक्चर स्क्रीन पे सब लोग देख पा रहे हैं, वो है मोर ऑफ कीपिंग जॉब्स इनटू आईटी। राइट। हेलो यस शरद। सर, वन मोर क्वेश्चन। हाँ, सर, ये प्रोजेक्ट्स मैनेजर की जो एरियाज है, में ऑल थिंग्स आना चाहिए, आई थिंक एमएम एसडी वगैरह, कि ओनली फिको इज सफिशिएंट? कैसे होता है ना कि जब आपका एक्सपीरियंस एक 10 साल के आस मतलब 5 साल के ऊपर जैसे आपका एक्सपीरियंस चला जाएगा ना, तो आपको खुद ही ऑटोमेटिकली ओवरव्यू आ जाएगा सब प्रोसेस का कि एमएम ओके। साइड से कैसा वर्क डेटा फ्लो होता है, ईएसडी साइड से डेटा कैसे फ्लो होता है, या फिर पीपी साइड ओके। से कैसा होता है। क्योंकि हमारा एज अ फाइनेंस कंसल्टेंट हमारी अकाउंटिंग एंट्री प्रोडक्शन के टाइम पे भी गिरती है, परचेस के टाइम यस। पे भी गिरती है, और सेल के टाइम पे राइट। भी गिरती है। तो हमें उनका प्रोसेस फ्लो जानना ही पड़ता है, एमएम का भी, पीपी का भी, एसडी का भी, उनका ओवरऑल नॉलेज सो हमें लेना वी ही नो पड़ता ऑल दी थिंग्स। है। यस। तो हमें ऑटो हमें हमने चाहा भी कि हमें नहीं सीखना है, तो भी हमें ऑटोमेटिकली वो सीखना ही पड़ता है, और हम ऑटोमेटिकली सीख भी जाते हैं एमएम एसडी पीपी। तो इन या बिटवीन ऑफ अंडरस्टूड। 5 years ऑफ एक्सपीरियंस आपको ओवरऑल नॉलेज आ जाता है ओके। एज और ओवरऑल मॉड्यूल्स, एमएम हो या पीपी हो या फिर एसडी हो या फिर प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल हो, इन सब का आपको नॉलेज आ जाता है। सो प्रोजेक्ट ओके। मैनेजर को ऑलरेडी पता होता है कि प्रोसेस कैसे होती है करके सारे मॉड्यूल की। और ऐसा जरूरी भी नहीं कि उसको पता होना चाहिए करके, अगर नहीं भी हुआ पर उसको एसीपी का एक्सपीरियंस है तो भी वो हो सकता है। ओके। ओके। यस। ओके। 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 सो हम अगला स्टेप जो हमारा देखेंगे कि एसएपी फाइनेंस में हमारे, हाँ आगे। अजिंक्य, जस्ट अ मिनट अजिंक्य, ठीक है? आई थिंक हम्म, मेघराज प्रशांत जस्ट ज्वाइन किए, सो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द सेशन। आपको कोई डाउट्स और क्वेश्चंस रहेगा तो प्लीज फील फ्री टू, बीच में आप पूछ सकते हो, या फिर इफ यू वांट आप टेक्स्ट भी कर सकते हो चैट विंडो में, एंड देन विल पिक इट फ्रॉम देयर। बट हाँ, हम लोग ऑलरेडी मिड वे आ चुके हैं, तो कुछ क्वेश्चंस रहेगा तो यू कैन आस्क इट आउट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कॉल, ठीक है? थैंक्स अजिंक्य। ओके। सो हम देखेंगे कि एसएपी फाइनेंस तो आपका सिर्फ एंट्री पॉइंट है। मैंने एसएपी फाइनेंस सीखा, उसमें तो करियर अपॉर्चुनिटीज हमने देखी कि सिर्फ एसएपी फाइनेंस भी अगर मैंने सीखा तो मुझे बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज है। पर एसएपी फाइनेंस के बाद ये मेरा एंट्री पॉइंट होगा, एसएपी फाइनेंस तो मुझे सीखना ही पड़ेगा। पर एसएपी फाइनेंस के बाद मैं और क्या क्या कर सकता हूँ जिसमें मुझे आगे जाके एसएपी में स्कोप है। तो एसएपी में ये अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। उसमें मेरा मॉड्यूल है कंट्रोलिंग मॉड्यूल, जो कि इसे हम कहते हैं कि कॉस्टिंग मॉड्यूल। जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग होती है ना, जो हमने बी कॉम्स में या हमारे 12th में सीखा था कि हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे चलती है करके, वो जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट था वही यहाँ पे कंट्रोलिंग मॉड्यूल करके आता है कि मेरा कोई भी प्रोडक्ट है उसकी हम कॉस्टिंग कैसे निकाल सकते हैं,
या फिर मुझे कोई प्रोडक्ट की मेरा एक्चुअल प्रॉफिट मार्जिन कितना है, प्रोडक्ट कॉस्टिंग कैसे निकालनी है, ये जब सारी चीजें हम करते हैं हमारी, या फिर जैसे आप कहते हैं कि कॉस्ट शीट बनाना, ये सब सब चीजें होती है वो हमारी आती है कंट्रोलिंग मॉड्यूल के अंदर। ओके, ये मॉड्यूल हम कब कर सकते हैं, ये जो जितने भी मॉड्यूल्स मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि आपका कंट्रोलिंग मॉड्यूल है, या फंड मैनेजमेंट मॉड्यूल, या ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट मॉड्यूल, कंसोलिडेशन एंड ग्रुप रिपोर्टिंग मॉड्यूल, या फिर REFX मॉड्यूल, ये जितने भी मॉड्यूल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ 5 या 6 मॉड्यूल्स, इनके लिए प्री रिक्विजिट है कि आपको SAP फाइनेंस पूरी तरीके से आना चाहिए। जब आप एक बार SAP फाइनेंस कर लेते हो, 2 to 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको SAP फाइनेंस में आ जाता है, तब उसके बाद जाके आप इन मॉड्यूल्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। क्योंकि ये मॉड्यूल करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि SAP में डेटा कैसे फ्लो होता है, फाइनेंस कैसे वर्क करता है SAP फाइनेंस में, या फाइनेंस कैसे वर्क करता है हमारे SAP सिस्टम में। तो उसके बाद जाके आप ये मॉड्यूल सीख सकते हो। तो इसमें कंट्रोलिंग मॉड्यूल को भी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है मार्केट में। उसके बाद में आपके पास है फंड मैनेजमेंट मॉड्यूल, ये भी एक बहुत डिमांडिंग मॉड्यूल होता है, क्योंकि जितने भी लिस्टेड कंपनीज होती है, जो भी हमारे सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड जो कंपनीज होती है, उनके लिए पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट नाम का मॉड्यूल कंपलसरी होता है। और वो पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट नाम का मॉड्यूल ही आपका होता है फंड मैनेजमेंट मॉड्यूल। पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट मॉड्यूल का ही एक पार्ट है जो आपका, वो आता है फंड मैनेजमेंट मॉड्यूल, जिसमें आपको कंपनी के पूरे फंड मैनेज करने पड़ते हैं। उस पर जो हमारा कैश इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, उस पर आपको कंट्रोल लाना पड़ता है, वो आपका आता है फंड मैनेजमेंट मॉड्यूल में। फिर आपके पास अगली अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आप जब एज SAP कंसल्टेंट स्टार्ट करोगे फाइनेंस में, तो आप ट्रेजरी एंड रिस्क मैनेजमेंट नाम का एक मॉड्यूल होता है, वो भी आप सीख सकते हो। TRM नाम का ये मॉड्यूल होता है कि रिस्क कैसे मिटिगेट की जाए, उसको हम कैसे लोअर कर सकते हैं। हमारे पास जो प्रॉफिट आया है, हमने फाइनेंस सीखा SAP में कि बैलेंस शीट कैसी बनानी है, ट्रायल बैलेंस कैसी बनानी है, P&L बनाया, P&L में से हमारा जो प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट हम कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं, उससे हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, या फिर उस प्रॉफिट से हम हमारी रिस्क मिटिगेशन कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें होती है। या फिर हमारे बैंक रिलेटेड और कुछ चीज़ें, जैसे कि आपका लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गए, ये सारे जो आपके आते हैं वो आते हैं आपके ट्रेजरी एंड रिस्क मैनेजमेंट मॉड्यूल के अंदर। यहाँ पे आप वो सब चीज़ें सीख सकते हो। उसके बाद में आपका जो अदर मॉड्यूल होता है, वो होता है आपका कंसोलिडेशन ग्रुप रिपोर्टिंग मॉड्यूल। ये भी एक इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है SAP फाइनेंस के बाद, आपको अगर एक्सप्लोर करना है और ज़्यादा, तो उसके लिए कि कंसोलिडेशन ग्रुप रिपोर्टिंग मॉड्यूल में क्या होता है कि हम जो फाइनेंस की एंट्रीज करते हैं पूरे सिस्टम में, हमारे प्रोडक्ट साइड में, प्रोडक्शन साइड में हो, सेल साइड में हो, हमारे परचेस साइड में हो, जो भी हमारे अकाउंटिंग एंट्रीज होती है उससे हमारी बैलेंस शीट बनती है। पर जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया हमारा रिलायंस ग्रुप का, तो रिलायंस ग्रुप में हमारा रिलायंस ऑयल का भी आ जाता है, उसके बाद में रिलायंस एंटरटेनमेंट अलग आ जाता है, उसके बाद में हमारा जियो भी अलग आ जाता है, उनका स्पोर्ट्स वाला एक सेक्शन अलग आ जाता है। ऐसे उनके मल्टीपल अलग अलग कंपनीज हैं, वो SAP में अलग अलग चलते हैं। तो उन सबका डेटा एक साथ कंसोलिडेट करके उनका एक बैलेंस शीट बनाना, उनका एक P&L बनाना, ये सब जो चीजें चलती है वो आती है आपके कंसोलिडेशन ग्रुप रिपोर्टिंग के अंदर। ओके, और जो फाइनल मॉड्यूल है ये REFX मॉड्यूल, ये REFX मॉड्यूल क्या होता है कि इस मॉड्यूल में आपका लीज अकाउंटिंग होता है। लीज अकाउंटिंग एंड आपके जो फिक्स असेट होते हैं, वो सब हम सिस्टम में कैसे मैनेज कर सकते हैं। हमारे एसेट कोई हमने लीज पे ली है, वो हम कैसे मैनेज करेंगे सिस्टम में, या फिर हमारे फिक्स असेट्स है वो हम सिस्टम में कैसे मैनेज करेंगे, शिफ्ट वाइज उन पे डिप्रिसिएशन लगाना है, या फिर ऑर्डिनरी डिप्रिसिएशन। ये जो मॉड्यूल है आपका REFX मॉड्यूल, इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है दुबई में। इसकी ज़्यादा डिमांड आपको कभी भी नजर आएगी दुबई में। और इसके प्री रिक्विजिट होते हैं कि आपको SAP फाइनेंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए पहले 2 to 3 ईयर्स का। उसके बाद ही आप ये जो मॉड्यूल्स मैंने बताए, इसके अंदर आप टेक ओवर कर सकते हो। विदाउट एक्सपीरियंस ऑफ SAP फाइनेंस आप ये मॉड्यूल स्टार्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको SAP फाइनेंस का फ्लो ही नहीं पता होगा अकाउंटिंग का, तो ये मॉड्यूल आपके कुछ काम में नहीं आएंगे। सो यस अजित, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। I'm so sorry. Thank you so much, Ajinkya. यस, I think मैं म्यूट पे था, but हाँ, any questions related to SAP FICO module?
किसी को कोई डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, अजिंक्य इज हियर टू हेल्प अस। एक फर्स्ट क्वेश्चन जो पल्लवी मैम ने भेजा है अजिंक्य, उन्होंने एमएम के बारे में पूछा है एक्चुअली। एसएपी एमएम करने के बाद कोई अच्छा जॉब मिल सकता है क्या, लाइक बेसिकली मोर ऑफ रिलेटेड टू एमएम। एसएपी एमएम करने के बाद, हम्म। एसएपी एमएम करने के बाद भी आपको मिल सकते हैं, और एमएम के साथ साथ बहुत सारे मॉड्यूल भी एक्सप्लोर करने के लिए है एमएम साइड में। अगर राइट। आपका बैकग्राउंड परचेस साइड का होगा तो, जैसे कि वहाँ पे ईडब्ल्यूएम मॉड्यूल है, पीएस मॉड्यूल्स है आपके पास ऑप्शन अगर आपको करना है तो। सो पल्लवी मैम, आपके पास ऑप्शंस काफ़ी है। बेसिकली अगर आप एसएपी में आओगे तो जैसे कि अजिंक्य सर ने अभी बताया है कि एसएपी फिनांस मोर ऑफ विद इन बहुत सारे मॉड्यूल्स, और एमएम करने के बाद भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, प्रोवाइडेड दैट कि आप उतनी एफर्ट्स और मेहनत करोगे इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टेक्नोलॉजी। दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा। जैसे कि आपको स्कोप बहुत है आगे जाके, पर आपको बेसिक ये जो 3-4 मॉड्यूल होंगे, एमएम, हम्म एसडी, पीपी और फाइनेंस, इनमें से ही कोई तो भी हम्म एक मॉड्यूल से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे आप एंट्री करोगे, 1 और 2 ईयर का एक्सपीरियंस आएगा तो आपको और मॉड्यूल्स दिखेंगे, और वो आपको रियल टाइम बिजनेस पे ही सीखने को मिलेंगे, उस सीखने के लिए हम्म मिलेंगे। उसके ट्रेनर आपको ज्यादा बाहर मिलेंगे नहीं कहीं पे। ठीक है। Okay, add on to this, Pallavi, right? हम्म Pallavi, are you the experience? Are you working somewhere or you are fresher? नहीं नहीं फ्रेशर हूँ। Hmm. No worries. So fresher के लिए, look, this is a technology, okay? This is हाँ not something आपको theoretically, जैसे आपने finance किया तो आपको you have to do the accounting, okay? हाँ This is course बरोबर। is something related to the application development or configuration होता है, ठीक है? So ह्याच्यामध्ये basically minimum graduation is required and anybody can हम्म do anything, okay? यस। So we are going to teach you how you can do these things as per the client requirement. क्योंकि हर कंपनी हम्म का थोड़ा अकाउंटिंग तो सेम रहता है बट प्रोसेस वेरीज, ओके? जैसे हाँ एक बिल बुक हाँ करना है तो आपको कैसे बराबर है। बुक करना है, कुछ अप्रूवल चेक या कुछ नहीं, सर हर सर एक मेरा क्वेश्चन अलग था। अलग टैक्सेशन होता है। हाँ विजय, आपने कुछ पोस्ट किया था चैट पे, गारंटी राइट? हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि मुझे 4.5 साल का एक्सपीरियंस है और अभी 1 साल का गैप है, तो कैन यू डू दिस? गैप इन द सेंस क्या है, मतलब यू एक आर नॉट साल वर्किंग राइट नाउ, आप वर्किंग नहीं हाँ, कर रहे हो? अभी अभी काम नहीं करा, वर्किंग नहीं है, तो मुझे मतलब वो गैप है। और अगर वो गैप है तो जॉब मिल सकता है क्या ये आपका कोर्स करने के बाद? और करने के बाद जो गैप है वो कैसा दिखाएंगे, ऐसा मैं मतलब बोलता हूँ। देखो, वी एज अल्टिविजन ना, वी नेवर एवर प्रमोट द फेक डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, कुछ जरूरत नहीं है। गैप इट माइट बी बिकॉज ऑफ ए नंबर ऑफ रीजंस, राइट? कुछ भी रीजन हो सकता है, इसका ओके। मेडिकल रीजन है, उसमें कॉर्पोरेट कैन अंडरस्टैंड व्हाई, और बट आप अगर फाउंड मिलते हो कि आपने गलत डॉक्यूमेंटेशन किया है तो आपको जॉब मिलने में दिक्कत जाएगा, ओके? तो आपका गैप है तो आई डोंट थिंक तो आपको कुछ इश्यू आएगा, बट आपके अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कुछ दिक्कत है, जैसे आपको जॉब मिल गया और आपका पुराने कंपनी ने वेरिफिकेशन नहीं दिया या निगेटिव दे दिया, तो प्रॉब्लम आ सकता है, ओके। ओके? एंड आपने चार्ट पे क्वेश्चन डाला था कि जॉब गारंटी, राइट? सो अगेन हम अल्टीविजन के बारे में बोलेंगे, हम लोग फेक कमिटमेंट नहीं देते, मार्केट में जॉब्स है। आप लिंक्डइन पे, आई डोंट नो आप कितना एक्टिव हो, आप देखोगे डेली बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं कहाँ तो कहाँ पे, राइट? अगेन ये सब है आप पे डिपेंड, वी आर देयर टू हेल्प यू टू लर्न इन डेप्थ, टू गेट यू द इन डेप्थ नॉलेज। आप प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद की जॉब निकालोगे, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है विजय, क्योंकि कम बहुत से लोग कम बोलते हैं। फर्स्ट जॉब लगने तक आपका सपोर्ट रहेगा। जैसे कि कैसे होते कभी कभी, अभी हमने जो वर्क किया है वो डोमेस्टिक रहता है, ठीक है। अभी जो आप बता रहे कि एमएनसी का रहेगा कंपनियां हमारी, तो उसमें ऐसा नहीं रहता कि सिंगल राउंड होता है और डायरेक्ट जॉब लगता है, बराबर। तो फर्स्ट राउंड रहता है, सेकंड राउंड रहता है, एचआर राउंड रहता है, टेक्निकल राउंड रहता है, या फिर अदर जो मैनेजर राउंड रहता है। तो हमें वो जो ट्रैक है, जैसे कि वहां से क्वेश्चन नहीं मांग रहा हूँ, पर वहां से जो जाने का किस तरह से इंटरव्यू रहता है, कि मॉक टेस्ट कैसे रहती है, इस तरह से जो भी है वो ट्रैक तो आप मतलब प्रोवाइड कर सकते हो ना? Yes, yes, that comes under our interview preparation program.
सो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर कोर्स। ओके, कि आपको ट्रेनिंग होने के बाद वी विल प्रोवाइड यू सम असाइनमेंट्स कि दैट रियल टाइम में आते हैं। जैसे अजिंक्य अभी रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, ही वर्क फॉर द मल्टीपल कंपनीज, राइट? तो उनको हर एक कंपनी का अलग अलग रिक्वायरमेंट आता है। सो फॉर द प्रैक्टिस हम आपको कुछ रियल टाइम सिनेरियो दे देंगे, तो ताकि आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, आपको पता चलेगा रियल टाइम में काम कैसे होता है। और इंटरव्यू में यही होता है, आपको somebody will give some scenario कि लेट्स से ये करना है आपको, तो कैसे करोगे? सो प्रिपरेशन फॉर यू मॉक इंटरव्यूज, दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर कोर्स। और Yes. टॉकिंग अबाउट आवर यूएसपी, वी आर नोन इन द मार्केट फॉर द पोस्ट ट्रेनिंग सपोर्ट। ओके, आपको किधर भी आप जाओगे तो आपको ट्रेनिंग के बाद कोई सपोर्ट नहीं रहता है, बट वी आर ऑफिशियली गिविंग द 6 months फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट आफ्टर द ट्रेनिंग। आपको कुछ भी दिक्कत जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल अरेंज अ फ्यू सेशंस विद आवर ट्रेनर। यू कैन कोलेट योर क्वेरीज और आप ट्रेनर के साथ क्लियर करके ले सकते हो। या अजित, यू कैन गो अहेड। सर ये Thank you. अपना जो कोर्स है कितने मंथ्स का रहेगा या कितना आवर्स का रहेगा टोटल कुल मिला के? So अजिंक्य, हमारा अजिंक्य, हाँ। हेलो हेलो। ओके। सर जी, अगर ये जो अपना कोर्स है कितने मंथ का रहेगा या कितने आवर्स का रहेगा कुल मिला के टोटल? यस विजय अगर सर। आवर्स अगर देखे जाए तो मिनिमम डेली हमारा 1.5 आवर्स से लेके 2 आवर्स तक चलेगा। 1.5 घंटे से लेके 2 घंटे तक डेली चलेगा। और ड्यूरेशन आप पकड़ के चलेंगे 3 महीने तक चलेगा। और जस्ट टू हाँ। ऐड, इसमें ऐड करने के लिए विजय और अजिंक्य मैं बताना चाहूँगा कि जो डेली सेशंस होंगे, अप्रोक्सीमेटली डेली सेशंस अगर इंक्लूड करेंगे हम लोग तो 2.5 से 3 महीना ये कोर्स चलेगा। यस। इस कोर्स में आपको थेरोटिकल कंटेंट, प्रैक्टिकल नॉलेज शेयरिंग जो अजिंक्य सर को रहेगा वो पास ऑन की जाएगी, प्लस आपको सर्वर एक्सेस भी दिया जाएगा S/4HANA का। बेसिकली जो टीचिंग और प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग्स पास ऑन हो रही है डेली बेसिस पे, आप वो आपके फ्री टाइम के हिसाब से आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, वो सर्वर एक्सेस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और जो रिकॉर्ड सेशंस डेली बेसिस पे होंगे वो सारे सेशंस हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, एंड देन वो रिकॉर्डिंग का एक्सेस भी आप सब लोगों को दिया जाएगा। रीजन बीइंग दैट अगर आप जब घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको कुछ नोट्स रेफर करना है या फिर आपको पता है कि आपने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे सेशंस में, तो ऑलवेज आप वो रिकॉर्डिंग को रेफर करके वो डाउट्स आपके क्लियर कर सकते हो। और ये रिकॉर्डिंग का भी एक्सेस आपके पास कोर्स कोर्स कंप्लीशन के बाद भी 6 मंथ्स आपको दिया जाएगा। सो ओवरऑल एंड टू एंड सपोर्ट, थेरोटिकल कंटेंट रहेगा, प्रैक्टिकल बेस्ट ओवरऑल सेशंस रहेंगे, सिस्टम का एक्सेस दिया जाएगा, फॉलोड बाय आपको रिकॉर्डिंग का एक्सेस दी जाएगी, एंड देन फाइनल स्टेज जब रहेगा, वंस यू आर प्रिपेयर्ड, देन जैसे विनोद सर ने बताया, वी विल स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन इंटरव्यू प्रिपरेशन। उस इंटरव्यू प्रिपरेशंस के लिए हम लोग आपका जो बेसिक्स है वो बेसिक्स तो क्लियर आपका हो गया, देन वी विल प्रिपेयर यू दैट हाउ यू कैन sell yourself, interviews का स्टार्ट कैसे करना है, लाइक हाउ यू गोना बी प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, हाउ यू नीड टू मेंटेन योर फ्लो। ये सारी जो सेशंस है बेस्ड ऑन जो हमारी लर्निंग्स है, जो हम लोगों ने सीखी है पिछले 15 साल से, वही हम लोग पास ऑन करने की कोशिश करेंगे। एंड एक क्वेश्चन जो है विजय, अजिंक्य, आई नीड यू टू आंसर, कैन नॉन फाइनेंस पीपल डू द SAP FICO कोर्स? यस, डेफिनेटली दे कैन डू। आपको अगर फाइनेंस करना है तो एक ERP सिस्टम है SAP। आपको एंड यूजर साइकिल तो पोस्ट करने नहीं है। ये IT बैकग्राउंड वाला है, तो आपको यहाँ पे सिस्टम कॉन्फ़िगर करना है, सिस्टम डेवलप करना है, तो आप कर सकते हो। आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कुछ बेसिक टर्म्स सीखने पड़ेंगे। अगर बाकी के 2 घंटे बैठ रहे तो आपको 4 घंटे बैठ के टाइम देना पड़ेगा, पर 100% आप कर सकते हो। यस, एनी मोर क्वेश्चंस? किसी को और कोई क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज अनम्यूट करके आप पूछ सर सकते हो। सर अपने ये डेली क्लास रहेगा ना? यस विजय, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, अल्टीविजन जो है, अल्टीविजन नॉर्मली फोकस करता है सारे वर्किंग प्रोफेशनल एज वेल एज नॉन वर्किंग प्रोफेशनल को सपोर्ट करने के लिए। ओके, सो बेस्ड ऑन सब स्टूडेंट्स के कंपैटिबिलिटी के बेसिस पे हम लोग क्लासेस प्लान आउट करते हैं। ऑफ कोर्स डेली रहेगा, क्योंकि जैसे अजिंक्य सर ने बताया है, ये ओवरऑल कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा 2.5 मंथ्स से 3 मंथ्स तक।
बेस्ड ऑन कितने सेशंस होंगे पर वीक. सो वी हैव टू डू दिस ऑन अ वीकली बेसिस, लाइक ऑन अ डेली बेसिस. अगर हम लोग वीकेंड्स बैच रखेंगे तो लंबा सेशन चला जाएगा. सो जितने लेंदे मॉड्यूल्स होते हैं उसके लिए हम लोग प्लान आउट करते हैं, हम लोग डेली बेसिस पे रखें. टाइमिंग जो है वो टाइमिंग हम लोग स्टूडेंट्स के फिजिबिलिटी के हिसाब से प्लस ट्रेनर्स के फिजिबिलिटी के हिसाब से हम लोग प्लान आउट करते ओके। दूसरा क्वेश्चन ये था, हैं. अपना ऑफलाइन भी रहता है या ऑनलाइन ही है? राइट. सो विजय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अल्टीविजन ये जो ओवरऑल इंस्टीट्यूट है, वी कंसीडर आवरसेल्फ एज अ ग्लोबल इंस्टीट्यूट. द रीजन बिंग दैट इज हमारे जो स्टूडेंट्स है वो नॉट लिमिटेड टू स्टेट महाराष्ट्र या फिर नॉट लिमिटेड टू स्टेट मल्टीपल स्टेट्स विद इन इंडिया. हमारे स्टूडेंट्स एक्चुअली बेस्ड आउट ऑफ ग्लोबल लोकेशन से. कुछ कुछ स्टूडेंट्स हमारे सिंगापुर से है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स हमारे दुबई से है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स हमारे यूएस से है जो हमारी मल्टीपल ऑफरिंग्स का पार्ट लेते हैं. सो इसीलिए हम लोग ऑनलाइन मोड प्रेफर करते हैं, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल्स भी होते हैं, सो दे प्रेफर टू हैव एन ऑनलाइन सेशन. और इसीलिए हम लोगों ने रिकॉर्डिंग और ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की है एज एन एडिशनल पर्क, कंसीडरिंग हमारे स्टूडेंट्स के ओवरऑल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे. और हाँ, प्लस हमारे जो ट्रेनर्स है, जो कि वी हैव ऑलमोस्ट ग्रुप ऑफ 25 प्लस ट्रेनर्स इन टोटल. ये सारे ट्रेनर्स भी हमारे ग्लोबल लोकेशंस पे बेस्ड हैं. सो ऑफलाइन क्लासेस जहाँ पे 20-25 लोगों का एडमिशन करवा के लेना एंड देन पूरी तरह से प्रॉपर सपोर्ट और फोकस नहीं दे पाना इज समथिंग विच वी डोंट बिलीव इन टू. हम लोग ये बिलीव करते हैं अगर हमारे पास 3 या 4 स्टूडेंट्स है, सो वी कंसिडर देम हैविंग ऑनलाइन क्लासेस, ताकि हम लोग ज़्यादा फोकस कर पाए एंड सारे डाउट्स आपके कन्वीनियंट के हिसाब से हम लोग पूरी तरह से फुलफिल कर पाए. सो दैट्स आवर फोकस. ओके सर। और एक क्वेश्चन था, ये अपना जो कोर्स पूरा हो जाएगा, चलो माना कि हम जॉब भी लग जाएंगे, ये ज्यादातर ये वर्क फ्रॉम होम रहेगा या ऑन कंपनी प्योर रहेगा? वर्क फ्रॉम होम जो कंसेप्ट है, राइट, ये अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है पोस्ट पेंडेमिक, विजय, राइट. हाँ, पोस्ट पेंडेमिक के बाद, नहीं तो इससे पहले अगर आप देखोगे तो सारे ओवरऑल 5 डेज वर्किंग होता है आईटीज में. करेक्ट. एंड देन हाँ, हाँ, पेंडेमिक सिचुएशन कोरोना की वजह से 3 साल पूरी तरह से ऑलमोस्ट वर्क फ्रॉम होम ही था, राइट. सो हाँ, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से इंडस्ट्री टाइप में जा रहे हो. अगर आप आईटी में जा रहे हो एज अ एसएपी कंसल्टेंट इनटू फीको, सो मोस्टली हाइब्रिड मॉडल, मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज लाइक 90% ऑफ कंपनीज ने हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट किया हुआ है. सो ओके, हाइब्रिड हाँ, मॉडल बोलता है क्या है, जो है कि एटलीस्ट विद इन 2 to 3 days यू नीड टू बी इन द ऑफिस, और बाकी के दिन आप घर से काम कर सकते हो. या फिर ओके, महीने में 1 हफ्ता ऑफ ऑफिस आओ, बाकी के 20 दिन आप घर से काम कर लो. सो डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी कंपनी में आपको जॉब मिल रहा है, लेकिन 90% ऑफ कंपनीज अभी फिलहाल हाइब्रिड मॉडल पे बिलीव करती है. ओके, ओके। तो अपने पास मतलब जैसे कि कुछ कुछ मैंने देखा कि हम्म. एसएपी का जो रहता है वो टाइप रहता है कंपनियों में, जैसे कि डिलाइट हो गया, मतलब ऑडिट के लिए, या फिर ये होगा हम्म. जो इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया। ये हम्म. जो एसएपी के वाले कुछ कुछ लोग मतलब इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, टाइप हम्म. रहता है। तो हम्म. अपने कंपनी का यहाँ का कुछ है टाइप ऐसा कि नहीं मतलब? या अगर जैसे कि विनोद सर ने ऑलरेडी बताया, राइट, टाई अप जो मोस्टली होता है वो प्लेसमेंट सर्विसेज के लिए होता है, राइट. एंड मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स अगर आप देखोगे तो टाई अप करने के बाद आप लोगों का जॉब कितने दिन सस्टेन होता है, दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन मार्क, ओके, राइट. सो बेसिकली हम लोग इनिशियल एट द स्टार्ट ऑफ द सेशन इटसेल्फ हम लोग क्लेरिफाई कराते हैं कि हम लोग प्लेसमेंट सर्विस कंपनी नहीं है या इंस्टीट्यूट नहीं है. हमारा बराबर। कोर मिशन, हमारा कोर विजन, इंक्लूडिंग जो हमारे एसोसिएट ट्रेनर पार्टनर्स है, जैसे कि अजिंक्य, आज के कॉल में हमारे अजिंक्य सर ट्रेनर है, राइट. हमारा कोर मिशन यही है कि हम लोग पहले आपके कोर बेसिक्स पे फोकस करें और आपका स्किल सेट्स बढ़ाएं, एंड देन वी प्रिपेयर यू. अगर आपके कोर स्किल सेट्स और नॉलेज पे अगर ज़्यादा फोकस किया जाएगा तो आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी. असिस्टेंस किस में जरूरत पड़ेगी? हाउ टू सेल योर सेल्फ इन द मार्केट. आप इंटरव्यूज को किस तरीके से प्रिपेयर करोगे, एंड देन फिर आपको उस हिसाब से आप सारे कंपनीज के लिए डोर्स आपके लिए ओपन हो जाएंगे. तो हमारा मिशन वो है कि आपको 1 या 2 टाइप वाली कंपनीज नहीं, आपको ऑलमोस्ट जो मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, वो डोर्स हम आपके लिए ओपन करना चाह रहे हैं. ऑफ कोर्स एक प्रायोरिटी होती है कि अगर आपको प्लेसमेंट मिलता है तो थोड़ा सा सेफ्टी होता है, बट आप इमेजिन करो कि 100 स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है इंस्टीट्यूट में, सारे सब लोगों का प्लेसमेंट नहीं हो पाता है. वो इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि स्टूडेंट्स फोकस करते हैं प्लेसमेंट पे और स्किल सेट्स पे काम नहीं कर पाते.
बिल्कुल बिल्कुल हाँ। राइट। सो हमारा मेन फोकस है कि हम लोग स्किल सेट पे फोकस करें, इसीलिए आपको सर्वर एक्सेस, रिकॉर्डिंग एक्सेस, प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज, ये ऑलमोस्ट 2.5 महीना आपके साथ पूरी तरह से डिस्कस किया जाएगा। तो देर इज नो वे और देर इज नो डाउट इन दैट कि आपका पूरा कोर्स स्ट्रेंथ पे वर्कआउट होकर आपके स्ट्रेंथ पे एनहांसमेंट किया जाएगा, ताकि वही जाके आप बाद में मार्केट में सेल कर सकते हो। ऐसे बराबर। काफी सारे इंस्टीट्यूट है आपको प्लेसमेंट्स पे आपको बोल देंगे, बट दैट्स समथिंग विच वी डोंट बिलीव इट। आप एडमिशन लो या ना लो, बट आवर कोर फोकस इज दैट वी मेक श्योर दैट हमारे स्टूडेंट्स का नॉलेज एनहांसमेंट हो, एंड दैट्स व्हाट आवर अदर स्टूडेंट्स आर आल्सो टेकिंग बेनिफिट ऑफ इट। ओके बराबर है बराबर। नहीं, वो तो स्टूडेंट परफॉर्मेंस तो दे देगी, पर करेक्ट। सपोर्ट सपोर्ट आपका चाहिए। एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स सपोर्ट तो नो डाउट इन दैट पार्ट। स्टूडेंट आप देखोगे स्टूडेंट हमारे लिए, परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार है। यस, अगर आप मतलब देखोगे मेरे लिंक्डइन पेज पे फॉलो अप करोगे तो आप देखोगे हमारे ऑलमोस्ट 700 प्लस फॉलोअर्स बने हैं। हम लोग लाइव कॉलेजेस में वेबिनार्स ले रहे हैं, सो दैट वी आर पासिंग ऑन दैट, बिकॉज everyone is trusting us and they believe in us, in our talent, as well as our, the trainer panels which we have. ओके अच्छा अच्छा, Yeah. uh, ठीक है। Pallavi, Sharad, Pama, any questions from your side? Prashant, any additional questions? Vijay, Nele? Sir, Yes, Prashant. hello. Yeah, sir, I'm an electrical engineer. Okay. I have experience almost 18 years, sir, Okay. and I'm working with one government PSU, Mm-hmm. public sector undertaking. Mm-hmm. But right now I am 44, and I'm looking for change in the career. So, what would you suggest for me? Because basically I'm an electrical engineer and I did my PG in industrial safety. Mm-hmm. So I would like, uh, what would you suggest for me in SAP? Which module should I go for? Okay. Ajinkya, do you want to take that question? यस यस, आई विल आंसर। आपका इलेक्ट्रिकल हुआ है ना, राइट? Yeah, yeah, electrical and advanced diploma in industrial safety. यस। तो आपके लिए 3 मॉड्यूल्स है। एक Yes, प्रोडक्शन प्लानिंग करके मॉड्यूल आता है, उसके बाद yeah, क्वालिटी एंड मेंटेनेंस करके आता है, और प्लांट मेंटेनेंस करके आता है। तो पीपी, okay, sir. क्यूएम, पीएम, ये 3 टाइप के मॉड्यूल्स होते हैं, इसमें आप जा Mm-hmm. सकते हो। और Okay, sir. दूसरी बात रही एज की, तो मैंने देखे फाइनेंस में भी कि कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स है जिनकी एज 40 प्लस हो चुकी है। पहले Mm-hmm. सीएज में थे, या फिर दूसरे पोजीशंस पे थे एज अ मैनेजर करके, या सीएमए थे। वो Mm-hmm. अपनी जॉब छोड़ के स्टार्ट करते हैं एसएपी में एट द एज ऑफ 43 44, और एक पे कट लेना पड़ता है उनको, 50-60% पे कट लेना पड़ता है, पर वो 2 से 3 Mm-hmm. साल के अंदर ही वो पूरा रिकवर करके हाइब्रिड लाइफ आराम से कवर हो जाती है। Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Sir, can you drop your mobile number over here so I can contact after this session or tomorrow? Once I have a call with Ajit, so he will Okay. give my phone Okay. number. Okay. Okay. No issue. Okay, Thank you, sir. okay, thank you. Okay. Any other additional questions? We have 5 more minutes to go. Prashant, I have shared the phone number into a chat. Yes, You sir. can Thank you, that. sir. You can please follow us as well as on LinkedIn as well. Search it by the name Altivision. Sir. Uh, Pallavi, fee structure, we can discuss that at a later stage because this is more of a demo session which we wanted to plan. Fees हम लोग discuss कर लेंगे. Fees is going to be the secondary piece for us. More of what is that the learning you want to learn is our focus on our today's call. तो अपना ऑफिस किधर है? विजय, मैंने जैसे आपको बताया राइट, हम लोग ऑनलाइन ऑपरेट करते हैं। वी आर बेस्ड आउट ऑफ पुणे, हम लोग पुणे में हैं, तो हम लोग Okay. ऑनलाइन ऑपरेट करते हैं। वी डोंट हैव एनी ऑफिस।
ओके जतिन, आप बता रहे हो कि यू आर परसुइंग BAF यानी bachelor's in accounting and finance, right? Okay. yes, So finance is the best option for you. finance is the best option for you. Okay. All right. So I think, we have pretty much covered everything. Once again, thank you so much, everyone, for your time today. I have shared my phone number, and I think I have already spoken to a few of you via call. So we can again, stay in touch. We'll talk about our batches, which we are starting soon. Classes कब शुरू होंगे, कैसे होंगे, हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं. And then, you can follow us on LinkedIn for more updates. आप लोगों ने कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन किया है, तो आप उस ग्रुप पे भी स्टे ट्यून कर सकते हो फॉर फर्दर अपडेट्स ऑन दैट पार्ट. And Ajinkya is going to be our trainer, so he's going to be a trainer to continue with the session once you finalize your admission. Fee structure we can discuss that separately, based on overall requirement. Thank you so much again, Ajinkya. Thank you so much for your time. Thank you all. Yeah, थैंक यू सर थैंक यू thank you.